ओके स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? हेलो, खत्म हो जाता सर। ओके, आज क्या पढ़ना है? एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, या क्वेश्चन पूछना है? अगर क्वेश्चन किसी को पूछना है क्वेश्चन पूछ सकता है, अदरवाइज वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। हेलो, ओके, तो हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ, सिलेबस गया होगा आपके उसमें। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ओके, हाँ सर ये एक बात फिर बता दीजिए सर, ये वो क्वेश्चन है सर white in O2 group, so its effect only at ortho and para position and not at beta position. NO2 is electron withdrawing in nature. NO2 is an electron withdrawing. NO2 is an electron withdrawing in nature, and electron density will be maximum at ortho and para position. When NO2 attaches at ortho or para position, then it withdraw the electron from the ortho or para position of the benzene rings, and thereby increases its reactivity towards nucleophilic substitution reaction. When NO2 is present at meta position, then there will be no effect, since at meta position electron density is minimum. And when this NO2 group will attach at meta position, then it will be no any effect towards nucleophilic substitution reaction. NO2 अगर मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा तो उसका कोई मतलब इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेटा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? मिनिमम होती है। न्यूक्लियोफिलिक के प्रति रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा बेंजीन रिंग से, तभी कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के आसानी से अटैच करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है, इसीलिए तो वो रिएक्शन दे नहीं पाते हैं। ठीक है, अब उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को हटाना पड़ेगा बेंजीन रिंग से। इलेक्ट्रॉन को तभी हटाएंगे जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच हो। मेटा पोजीशन पे अटैच होने पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ओके, हेलो, ठीक है, तो ये बात होती है। तो फिलहाल हम लोग इस चैप्टर में एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की बात करते हैं। ईथर की बात करते हैं तो होता क्या है, पहले तो हम लोग एल्कोहल की डेफिनेशन ही लिख लेते हैं। एल्कोहल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। एन एल्कोहल कंटेन्स वन आर मोर हाइड्रोक्सी ग्रुप, directly attached to carbon atom of an aliphatic system. Carbon atom of an aliphatic system. While a phenol contains OH group, directly attached to the carbon atom
कार्बन एटम of an aromatic system मतलब एल्कोहल उसको कहेंगे जिसमें OH ग्रुप अटैच हो, किससे? OH ग्रुप इज अटैच टू एलिफैटिक सिस्टम। ये हाँ बेटा, अच्छा ओके। OH ग्रुप इज अटैच टू एलिफैटिक सिस्टम। और फिनाल में क्या होगा? ये एल्कोहल हो गया, ये आपका एल्कोहल हो गया। फिनाल में क्या होगा बच्चों? फिनाल में OH ग्रुप इज अटैच टू एरोमेटिक सिस्टम लाइक दिस, ये है फिनाल। बाकी के इसके अदर देन जो भी है वो सब क्या है? एल्कोहल। ठीक है, तो ये है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, कई बेस है एल्कोहल को क्लासिफाई करने का, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट एट एलिफैटिक सिस्टम और एरोमेटिक सिस्टम। अगर नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पे हमें क्लासिफाई करना हो तो एल्कोहल तीन तरह से आप कह सकते हैं: मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तो इतने तीन तरह के होते हैं। मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसमें एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है, वो क्या है? मोनोहाइड्रिक। और डाईहाइड्रिक का मतलब इसमें 2 OH प्रेजेंट है। ट्राईहाइड्रिक का मतलब इसमें 3 OH प्रेजेंट है, वो क्या हो गया? ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, तो इसको तो हमें नहीं लगता है कि लिखवाने की हमें जरूरत है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा बेसिस है कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसका नेचर क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम विच OH ग्रुप इज अटैच्ड। एक ये बेस है। इसके आधार पे एल्कोहल फिर तीन तरह का: प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्शियरी एल्कोहल। ये भी हम लोग जानते हैं। प्राइमरी एल्कोहल वो एल्कोहल है जिसमें OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जिसकी सिर्फ एक वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड है। सेकेंडरी किसको बोलेंगे? OH ग्रुप को ही पकड़ेंगे, देखेंगे जिस कार्बन से अटैच है उसकी अगर 2 वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड है तो वो क्या हो गया? सेकेंडरी। अदरवाइज अगर 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई कार्बन से तो क्या हो गया? टर्शियरी। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, उसी में तीनों हो जाएगा लगभग। ये है आपका प्राइमरी एल्कोहल का जनरल जो फार्मूला है बच्चों, जनरल फार्मूला RCH2OH। ये क्या है? प्राइमरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल का जनरल फार्मूला RrCHOH। RR सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। RrCOH ये क्या है? टर्शियरी। ये 1 डिग्री है बच्चों, ये 2 डिग्री है और ये क्या है? 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल, इसमें R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है CH2OH, CHOH, CH2OH। सभी OH ग्रुप में आपको ये बताना है कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी है। बता देंगे। ये और ये पहला और तीसरा क्या है? 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और दूसरा वाला क्या है? 2 डिग्री। क्यों? हेलो, हाँ हो जाएगा। ये तो कई बार बता चुके हैं, वहाँ भी बताए थे, हेलो एल्केन में भी बताए थे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड टर्शियरी एल्काइल। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से विनाइलिक एल्कोहल एंड एलाइलिक एल्कोहल। जैसे वहाँ विनाइलिक हैलाइड और एलाइलिक
हैलाइड पढ़े थे, वैसे यहाँ विनाइलिक एल्कोहल और एलाइलिक एल्कोहल। विनाइलिक एल्कोहल ये है यार, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, नहीं डबल बॉन्ड CH, तो CH2 है क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH OH। OH ग्रुप खाली इतना समझिएगा, OH ग्रुप अगर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच है, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच है, उसको क्या बोलेंगे, विनाइलिक एल्कोहल। बस एग्जांपल लिखिएगा, समझ में आपके अपने आप आ जाएगा। एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक क्या है, इसी में आप लोग कंफ्यूज करते हैं विनाइलिक और एलाइलिक में, ठीक है। तो ये विनाइलिक हो गया। एलाइलिक में क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH, ये क्या है, एलाइलिक एल्कोहल। क्या है बेटा, एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक का मतलब कि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उसके एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। जिस पे OH ग्रुप अटैच है उसके एडजेसेंट पोजीशन पे क्या हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, तो दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज एलाइलिक एल्कोहल। आर यू श्योर? हाँ, ये सब तो एलिफैटिक सिस्टम ही है, एलिफैटिक सिस्टम है। ऐसा कहीं पे भी देखने को आपको मिल जाए तो उसको हम एलाइलिक या विनाइलिक की कैटेगरी में डाल सकते हैं। इज इट क्लियर? बेंजाइलिक में देखिएगा, बेंजाइलिक किसको बोलेंगे बेटा, बेंजाइलिक का मतलब ये है, जैसे सपोज कर ये है बेटा, नहीं अगर जैसे सपोज करो कोई ये कहता है कि ये प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है कि टर्शियरी एल्कोहल है, तो इसको तो आप बता ही लोगे ना, ये प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी होने के साथ साथ ये एलाइलिक भी है। हेलो हेलो, यस सर, ठीक है। अब अगर हम बेंजाइलिक की बात करें बेटा, तो हाइड्रोकार्बन चेन लगी रहेगी बेंजीन से, इसको हटाओ, यहाँ पे लगा दीजिए क्या, एल्कोहल OH, तो ये बेंजील एल्कोहल है। क्या है बेटा, बेंजील एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। अब देख अगर 2 हाइड्रोजन लगा देगा तो क्या हो जाएगा, बेंजल। 3 लगा देगा तो क्या हो जाएगा, बेंजो। इधर देखिए भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक चीज ये समझो, बेंजाइलिक एल्कोहल तो ये है ही, इसके साथ साथ कोई पूछती है आपसे कि ये बताओ ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, तो आप क्या बताओगे, प्राइमरी ही तो बताओगे। हेलो, ठीक है। अब देखो ये है अगर CHOH, ठीक है, समझते चलिएगा, ठीक है। वैसे तो ये है बेंजल एल्कोहल, ये बेंजिल है, ये क्या है, बेंजल है, बेंजल एल्कोहल, बेंजल एल्कोहल, ठीक है। तो बेटा बेंजल तो ये है ही, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है कि ये मोनोहाइड्रिक है, डाईहाइड्रिक है, पॉलीहाइड्रिक है, तो आप क्या बताओगे, दिस वन इज डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इज इट क्लियर? मैं एक कैटेगरी बना रहा हूँ, तो कैटेगरी में जो है उसको आप उस तरह से समझेंगे। आप विनाइलिक हर उस एल्कोहल को बोलेंगे, विनाइलिक आप हर उस एल्कोहल को बोलेंगे जिसमें OH ग्रुप डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच है, एक्सेप्ट एरोमेटिक सिस्टम, एक्सेप्ट एरोमेटिक सिस्टम लाइक दिस, इसको आप विनाइलिक नहीं बोल सकते। हेलो, दिस कैन नॉट बी टेल एज विनाइलिक एल्कोहल, दिस वन इज फिनाल, ये अलग कैटेगरी, ओके, ठीक है। तो ये हो गया। तो बेंजील, बेंजल, अगर 3 OH ग्रुप लग जाए, 3 OH ग्रुप लग जाए, जैसे ये है देखिए, ये क्या हो गया, बेंजो, बेंजो एल्कोहल, बेंजो एल्कोहल। अब बेंजो तो है ही, इसके साथ साथ और ये क्या है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ओके, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग बेंजिल, बेंजल, बेंजो। अब अगर कोई ये कहे बेटा
इसको मिटा दे रहे हैं, अगर नोट करना चाहें तो यू कैन नोट इट डाउन। हो गया सर। अब देखिए, अगर हम ये बात करें आपसे, ये एक नंबर भी कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा हम करा दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज करिए हमने ये कहा CH2OH, देख इधर बेंजीन अल्कोहल तो हो गया, प्राइमरी भी हो गया, इसमें मुझे सेकेंडरी बनाना है। क्या करूँगा मैं? ठीक है, हेलो, ये भी क्या है? ये बेंजीन अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, और ये क्या हुआ? सेकेंडरी। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये क्या है? 2 डिग्री है। इसका 3 डिग्री अगर हमें बनाना है तो मैं क्या करूँगा? हाँ, एक सी नीचे और मैं जोड़ दूँ, CH3CH3COH। नहीं समझ में आया? ये क्या हो गया? 3 डिग्री, 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अब IUPAC नेमिंग इसकी भी जानना चाहिए हम लोगों को। तो IUPAC नेमिंग तो हमने खूब कराया है आपका, हैं? वो सब आप लोग देख लीजिएगा कि IUPAC नेमिंग इसका क्या है। सफिक्स ऑल है, प्रीफिक्स क्या है? हाइड्रोक्सी। सफिक्स ऑल है, प्रीफिक्स क्या है? हाइड्रोक्सी। सफिक्स कब यूज करेंगे? इसका जब OH ग्रुप हायर प्रियॉरिटी, अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है और OH ग्रुप हायर प्रियॉरिटी लेवल पे है, तो OH को हम क्या करेंगे? सफिक्स में यूज करेंगे, और जो अदर फंक्शनल ग्रुप है उसको प्रीफिक्स में यूज करेंगे। लेकिन अगर OH ग्रुप हमारा लोअर प्रियॉरिटी लेवल पे होगा, तब उस OH का नाम हम लोग क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी लिखेंगे। अदरवाइज सफिक्स में इसका नाम क्या होता है? ऑल होता है। हो जाएगा? या एक हम दे रहे हैं, उसका नाम आप लोग जैसे बता दीजिए, हमें थोड़ा सा कठिन वाला दे देते हैं। जैसे ये है यार, इसका क्या नाम होगा? फिनाल। दिस वन इज फिनाल। अरे भाई, ये इतना साइक्लोहेक्सेन है, तो ये क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया है, साइक्लोहेक्सेनॉल। IUPAC पढ़ के नहीं आ रहे हैं आपको, यह है साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं, इसका क्या नाम होता है? नहीं, 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल है, 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है, ये हो गया। अब फिनाल में थोड़ा सा देख लीजिएगा, अब फिनाल में देखिएगा, जैसे ये है, ये इसको तो फिनाल बोल दोगे, आपकी IUPAC वाले भी इसको एक्सेप्ट कर लिए हैं, ये क्या है? फिनाल, ठीक है। अब अगर हम
CH3 ग्रुप लगा दें, देखिए CH3 ग्रुप लगाने की प्रॉब्लम आएगी। CH3 ग्रुप लगा दें, यहाँ CH3 लगा दें, यहाँ OH लगा दें, इसको बोलते हैं, इसका जो कॉमन नेम है बेटा वो तो बोल देते हैं लोग आर्थोक्रेसॉल, कभी कभी कॉमन नेम की भी जरूरत पड़ जाती है, ये आर्थोक्रेसॉल है, CH3OH अगर लगा है। लेकिन IPAC नेम कोई पूछेगा, IPAC नेम आप हमेशा बताएंगे 2-मिथाइल फिनॉल, 2-मिथाइल फिनॉल, ये IPAC नेम है, IUPAC नेम। और फिनाल का तो कॉमन नेम IUPAC नेम दोनों से है, ठीक है। ये आर्थोक्रेसॉल, इसको आर्थोक्रेसॉल बोलते। अगर OH ग्रुप यही CH3 ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगता तो क्या बोलते हैं उसको, मेटाक्रेसॉल। पैरा पोजीशन पे लगता तो पैराक्रेसॉल, पैराक्रेसॉल, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिएगा, मोर देन 1 OH ग्रुप अगर बेंजीन पे लगता है, इस पे क्वेश्चन बने हुए हैं, मोर देन 1 OH ग्रुप अगर बेंजीन पे लगता है, इसका कॉमन नेम जो है वो है कैटेचॉल, 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 कैटेचॉल। और IPAC नेम है बेंजीन 1,2, बेंजीन 1,2 डाइऑल, बेंजीन 1,2 डाइऑल, ठीक है। अगर OH ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगता है, मेटा पोजीशन पे, ये देखो ये, तो इसका जो कॉमन नेम है बच्चों वो है रिसार्चिनॉल, रिसार्चिनॉल, रिसार्चिनॉल। IPAC कर ले जाएंगे, IPAC क्या है, बेंजीन 1,3 डाइऑल, बेंजीन 1,3 डाइऑल, ठीक है। अगर हम पैरा पे OH को लगा दें, ये सब नोट कर रहे हैं, हेलो हेलो, यू कैन नोट इट। Yes, sir. अगर बेटा हम OH ग्रुप को पैरा पे लगा दें तो उसको क्या बोलेंगे, ये सब बुक में मेंशन है, लेकिन अब ये है कि आपको पढ़ना लिखना तो नहीं है, ये मैं करा दे रहा हूँ। OH ये है, OH अगर है तो इसको क्या बोलेंगे, पैरा पे रहेगा, इसको बेटा बोलेंगे फिनॉल, फिनॉल। और IPAC में क्या बोलेंगे, बेंजीन 1,4 डाइऑल, 1,4 डाइऑल, ठीक है। ये हम लोग का जो है हो, इस तरह से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसको जल्दी बनाइए। एक क्वेश्चन आपके लिए है, NCERT एग्जाम्पलर का ही है, इसका IPAC नेम आपको बताना है। गिव द IPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, क्वेश्चन यही है हमारा। ये है CH3, 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 डबल बॉन्ड C, Br, डबल बॉन्ड C, Br, फिर CH2OH। इसका नाम जल्दी से लिख के बताना, ठीक है, तो हम जल्दी से लिख के बताना। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हेलो, Yes, sir. हो जाएगा। Sir, 2-bromo-3-methyl but2-in-1-all. वेरी गुड, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। लिखने का भी तरीका ये है, 2 ब्रोमो
3 मेथिल ब्यूट 2 इन 1 और, ठीक है, यही इसका क्या होगा IUPAC नेक्स्ट हो जाएगा। इसके बाद अपना देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा IUPAC की ढेर सारी प्रैक्टिस कराए होंगे NCERT वाले और भी बुक वाले। अब हम लोग बात करेंगे सीधे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल को कैसे बनाएंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो जो एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी है वही मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कीन पानी से रिएक्शन करता है तो एल्कोहल बनाता है, तो अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में मैं वही कराऊंगा, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल इसमें फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्कीन उसमें लिखिएगा फ्रॉम एल्कीन में एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड by hydration of alkene in the presence of acid in case of unsymmetrical alkene addition of water takes place according to Marconi-Cox rule. CH2 double bond CH2 plus H2O in the presence of acid, it will form, एसिड में कौन सा एसिड लेंगे H2SO4 ज़्यादातर लेते हैं, it will form CH3CH2OH, ठीक है। ये क्या बनाता है एल्कोहल बनाता है। कैसे होता है ये प्रोसेस भाई, ठीक है, वैसे भी दिख रहा है। मान लीजिए अगर अनसिमेट्रिकल होता CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, अगर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्यों अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, सिंस इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, तो ये दो इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड हो सकता है, इसलिए इसको मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। H2O में क्या है H प्लस है OH माइनस। पाई बॉन्ड के बारे में सभी को पता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, पोलराइज होता है, वीक होता है। तो अब होगा क्या कि जब H2O का मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो जो वीक बॉन्ड होगा उसी के ऊपर अटैक करेगा। वीक बॉन्ड हमारा क्या है पाई बॉन्ड है, तो अब पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन है, दीज पाई इलेक्ट्रॉन विल गेट डीलोकलाइज्ड टुवर्ड्स वन ऑफ द कार्बन एटम, किसी एक कार्बन एटम के ऊपर जाकर के ये डिपॉजिट होंगे। अब अगर जहां से जाएंगे वहां पॉजिटिव चार्ज, जहां पर जाएंगे वहां नेगेटिव चार्ज। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कार्बन पे जाएंगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, इस कार्बन पे जाएंगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। जाएंगे किस पर ये देखना पड़ेगा हमें। ये क्या है एल्काइल ग्रुप CH3। एल्काइल ग्रुप के बारे में हमने आपको बताया है कि दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर, दे विल रिलीज द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दिस कार्बन एटम, हेंस कार्बन हैव हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है ज़्यादा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा रिपल्सन होगा, तो यहाँ तो कभी नहीं आएंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ जाएंगे इस कार्बन के पास जाएंगे। तो बेटा अगर यहाँ पर गया इलेक्ट्रॉन तो यहाँ नेगेटिव आया, जहाँ से गया वहाँ पॉजिटिव आया। H प्लस
प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, माइनस वाला प्लस के पास जाएगा, OH यहाँ आएगा, H प्लस यहाँ जाएगा, प्रोडक्ट जो बनेगा आपका CH3 CH OH CH3। यही तो मार्कोनी-कॉक्स का रूल भी है कि नेगेटिव पार्ट विल गो टुवर्ड्स दैट कार्बन विच है लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। हेलो, ठीक है सर। तो इसको जो है बना लेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। आफ्टर देन पहले जल्दी जल्दी बनाओ, रिएक्शन बनाओ। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ, अब इसकी मैकेनिज्म समझाते हैं हम आपको कि क्या रोल होता है एसिड का। जो कैटलिस्ट आप लोग लेते हैं इसका क्या रोल होता है। वैसे कह दिया जाता है कैटलिस्ट डज नॉट पार्टिसिपेट इन टू केमिकल रिएक्शन, तो अगर पार्टिसिपेट नहीं किया है तो क्यों इसको इतना एसिड क्यों बर्बाद किया, इसका कुछ तो काम होगा, तो उसको देखना पड़ेगा हमें मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें मैकेनिज्म लिखिएगा। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन involve 3 steps। स्टेप फर्स्ट पे आ जाओ। स्टेप फर्स्ट में हम आपसे क्या कहेंगे। स्टेप फर्स्ट में पहले स्टेप में ये होगा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटायन। देखो होगा क्या, आप इसको समझिएगा। जो वाटर है कुल मिला के क्या होगा इसको देखेंगे खुद ही समझ में आएगा, अभी लिखेंगे नहीं, अभी समझेंगे। जो पानी है एसिड के H+ से रिएक्शन करेगा, एसिड का H+ ये लेगा, एसिड का H+ लेगा। आप कहेंगे सर क्यों लेगा, क्यों माने हम लेंगे, ठीक है मत मानिए। ये H2O है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, H+ एसिड के अंदर तो H+ है, H+ को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन देख रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ को भयंकर है, ठीक है। तो बनेगा क्या है H3O+, हेलो H3O+, हाइड्रोनियम आयन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, हाइड्रोनियम आयन इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अब होगा क्या, ये जो हाइड्रोनियम आयन है इसी स्टेप में हाइड्रोनियम आयन एल्कीन के कांटेक्ट में आएगा। एल्कीन आपका ये है, ये एल्कीन के कांटेक्ट में आएगा। एल्कीन के जब कांटेक्ट में आएगा तो होगा क्या, एक्चुअली में होगा क्या बेटा, एल्कीन का जो एक पाई इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज होगा। अब यहाँ तो सिमेट्रिकल एल्कीन है तो किसी की तरफ चला जाएगा, मान लीजिए यहाँ चला गया, यहाँ कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। यहाँ कैसा चार्ज आया, नेगेटिव, जहाँ गया वहाँ नेगेटिव, जहाँ से गया वहाँ क्या गया, पॉजिटिव, ठीक है। अब नेगेटिव वाले के पास इलेक्ट्रॉन खूब दिख रहा है तो H3O कहेंगे क्या ऐसा है, हम तुम्हारे पास आ जाते हैं, तो H3O+ आएंगे इसके पास, H3O+ आएंगे और बनाएंगे क्या, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा और यहाँ आ जाएंगे आपके H3O+।
अब ये H3O प्लस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो चुका है। हेलो हेलो गड़बड़ है मामला, कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें। देखिएगा ये H3O प्लस जो स्पीसीज है ये अनस्टेबल स्पीसीज है। H3O प्लस जो स्पीसीज है ये अनस्टेबल स्पीसीज है। तो अगर ये अनस्टेबल स्पीसीज है तो आप ये देखिएगा ऑक्सीजन जो इसका है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर और हाइड्रोजन से तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके ऊपर भी इसके ऊपर कैसा चार्ज है, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो होगा क्या कि ये जो होगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और H2O बना लेगा, H2O बना लेगा, H प्लस ये रिलीज हो जाएंगे और ये H प्लस जहाँ माइनस रहेगा वहाँ जाकर के अटैच हो जाएगा। हेलो हेलो घबरा रहा है? नहीं घबरा। फिर से देख H3O प्लस तक तो समझ में आया, H3O प्लस तक तो सबके समझ में आया होगा कहाँ से बना H3O प्लस। जब बेटा ये एल्कीन के ऊपर अटैक करेंगे तो अटैक करने के पहले इनके अंदर कुछ चेंजेज आएंगे। चेंजेज क्या आएंगे? ये एक अनस्टेबल है, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ और आराम से H2O बना के अलग हो जाएगा। हेलो ऊपर वाला रिएक्शन हो जाएगा। रुक जाओ, ऊपर वाला तो ठीक है ना, H2O प्लस प्लस H प्लस ये बनाया क्या H3O प्लस। नवीन मंडल इज आस्किंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नवीन मंडल इज सेइंग दिस दैट if you had to remove H plus why it has been added। अभी बेटा आपके समझ में आ जाएगा इसको हमने ऐड क्यों किया था, एसिड के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को क्यों कराया गया। ठीक है, तो अभी आप देखते जाओ, तीनों स्टेप समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा हम लोग का क्यों ऐसा किया गया। H2O ने पानी ने पहले H प्लस के साथ रिएक्शन किया जो आपने कैटलिस्ट किया था, बनाया क्या H3O प्लस। अब हुआ क्या, H3O प्लस एक अनस्टेबल स्पीसीज है तो अब उसने ऑक्सीजन ने खींचा इलेक्ट्रॉन को और बना लिया क्या H2O, H प्लस अलग हो गया। दिस H प्लस विल अटैक। अब कहाँ अटैक करेगा, H प्लस तो क्या रहेगा इलेक्ट्रोफाइल है, जहाँ इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन आया था, यहाँ मिला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हेलो, तो ये बनाया आपका क्या CH और ये प्लस कार्बोकेटायन बनाया। ये पहले स्टेप में हुआ, इतना समझ में आया। हेलो, अच्छा, अगर आपके इतना समझ में आ गया है तो हम आपको स्टेप सेकंड समझाएंगे। स्टेप सेकंड में क्या है देखो, मैकेनिज्म इज एन इमेजिनरी हाइपोथेसिस, इट मस्ट बी लॉजिकली प्रूव्ड। इसको लॉजिकली प्रूव करना पड़ेगा, बाकी ये मैकेनिज्म एक हाइपोथेसिस है, किसी ने ये देखा नहीं। एल्कीन से एल्कोहल जब बना H2SO4 के ही प्रेजेंस में बना तो लोगों ने एक इमेजिनेशन लॉजिक बेस पे बनाया कि ये हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि लॉजिकली गलत नहीं है, क्यों बिना एसिड के नहीं पानी से रिएक्शन कराने पे नहीं बन पाता है एल्कोहल। ठीक है, तो उसी को लोगों ने प्रूव करने का प्रयास किया कि ये चीज़ें हुई होंगी। ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या हुआ, ये जो कार्बोकेटायन है, इस कार्बोकेटायन को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ तो शायद आपको दिक्कत न हो। फिलहाल मैं ऐसे लिख रहा हूँ इस कार्बोकेटायन को,
क्यों भाई? हेलो, ये कार्बोकेटायन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। वाटर का एक ही मोल तो होगा नहीं, पता नहीं कितने वाटर के मोल होंगे उसमें। वाटर के साथ रिएक्शन किया, तो जब वाटर के साथ रिएक्शन किया तो वाटर का जो H2O है, ये देखिए ये है H2O, वाटर का जो ये H2O है ये इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करेगा कहाँ अटैक करेगा? अब ये कार्बोकेटायन है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन इसको दिख रहा है ऑक्सीजन के पास, इनका चार्ज तो खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखिए हुआ क्या, हो जाएगा, हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, अब क्या होगा? स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड में ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, तो दिस हाइड्रोजन विल रिलीज इट्स इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, H+ के फॉर्म में ये रिलीज हो जाएगा। और जहां से एसिड से ही आया था ना ये H+, तो वो H+ जैसे H2SO4 था तो H+ एसिड से आया था, HSO4- बचा हुआ था, तो अब जो H+ यहाँ से निकलेगा HSO4- से मिल करके फिर से H2SO4 बना लेगा। कैटलिस्ट एज इट इज आपको मिल गया। तो कैटलिस्ट ने क्या किया? रिएक्शन को इनिशिएट किया। अगर कैटलिस्ट न होता तो H3O+ न बनता, अगर H3O+ न बनता ये बॉन्ड पोलराइज न होता, ये बॉन्ड अगर पोलराइज न बनता तो एल्कोहल का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता। अब होगा क्या कि ये H+ रिलीज करेगा स्टेप थर्ड में, मतलब प्रोटोन डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल विल टेक प्लेस। डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन का मतलब प्रोटॉन का रिलीज, प्रोटॉन का रिलीज होगा क्या? ये आपका एल्कोहल बन के तैयार हो चुका है, CH2OH प्लस H+। जो एसिड से आया था H+ यहाँ हुआ मीडियम में वापस हो गया। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि नहीं? हेलो हेलो हेलो, ठीक है। अच्छा, अगर कम समझ में आया है तो एक और चीज़, एक और मेथड मेरा मेथड है, उसको आप समझिएगा। वो मेरा अपना बनाया हुआ मेथड है, आप कुछ ना करिएगा। ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, H2O का रिएक्शन है, H2SO4 बन जाता है, H2SO4 के प्रेजेंस में CH3CH2OH होता है। हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए कि H2SO4 से एक H+ निकलेगा, H2SO4 से एक H+ निकलेगा और बना लेगा क्या ये CH2। पहले स्टेप में यही होगा, CH2 CH3 यहाँ पे क्या आएगा? प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H+, एसिड का H+ आया, बॉन्ड पोलराइज हुआ, मान लीजिए यहाँ नेगेटिव आया है, ये बन जाएगा CH2 CH3 यहाँ प्लस चार्ज। ठीक है, ये पहले स्टेप में। स्टेप सेकंड में क्या होगा? स्टेप सेकंड में क्या होगा? स्टेप सेकंड में ये दिस CH3CH2 प्लस, दिस CH3CH2 प्लस will react with H2O to form CH3 CH2OH H प्लस हो जाएगा। हेलो
हो जाएगा। हेलो, घबरा रहा है काव्य? हेलो, CH, अबे CH2 डबल वन CH2, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब तीसरे स्टेप में क्या करेगा? तीसरे स्टेप में यही H प्लस एसिड को बाहर मिल जाएगा और OH एल्कोहल आपको बन जाएगा। नहीं समझना? क्यों? ठीक है, बस यही 3 स्टेप है। ठीक है, कल एकदम अच्छे से लिखवा देंगे आपको। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू सर।